नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे श्रोताओं। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। और आज हम जिस पे बात करेंगे वो है कि अभी जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, वो 2014 को उसने पहली बार अपने मंत्रालय या फिर अपने पार्लियामेंट में अपनी एंट्री दर्ज कराई थी 2014 में। अब अगले साल फिर कुछ ही महीने में अब 2024 का इलेक्शन होने वाला है। तो एक सिटीजन होने के नाते ये हमारी, आपकी, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जाने कि ये सरकार ने पिछले 10 साल में क्या काम किया है और उसका हम एक आकलन करें। तो आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा या फिर जिस विषय पे मैं कोशिश करूंगा कि अपने आकलन रखने की, वो है इकोनॉमी। क्योंकि किसी भी देश का जो पावर है, शक्ति है, वो उसकी इकोनॉमी होती है। वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम अपना पड़ोसी का जो हाल है वो हम देख रहे हैं, जो अभी गधे बेच रहे हैं, सरकारी मकान बेच रहे हैं, यहाँ तक कि अपने एम्बेसी जो है बाहर में वो भी रेंट पे चढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल हम अगर दुनिया को देखें तो इकोनॉमिक हालात जो हैं वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। यूक्रेन रशिया में युद्ध हुआ, फिर फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन में जो हुआ वो आप सबने देखा। तो भारत एक ऐसा देश है जो हर एक सर्वे में एक सशक्त इकोनॉमी, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में ये उभर रहा है। तो चाहे वो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, और टाइम टू टाइम डिफरेंट कंपनी के बड़े बड़े सीईओज, प्रेसिडेंट्स और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने भारत की बहुत बहुत ही तारीफ की है। तो समझते हैं कि इकोनॉमी पर इस सरकार ने पिछले 10 साल में क्या डिसीजंस लिए और उसका इम्पैक्ट क्या है। फिलहाल मैं जिस रूम से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे जो है वो हमारा नया पार्लियामेंट है, जो कुछ ही दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। तो मुझे लगा कि ये बैकग्राउंड इस परिप्रेक्ष्य में सही बैठता है, सटीक बैठता है। तो शुरू करते हैं हम अपना आकलन। तो अगर हम देखें पिछले 9 साल में ऐसा क्या इंडिया में हुआ और इकोनॉमी कैसे चेंज हुई। तो सबसे पहले जो है कि अगर हम बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वो हम बोलते हैं मोदिनॉमिक्स। अब मोदिनॉमिक्स पे क्या है कि कुछ जो है सपोर्टर्स हैं और थोड़े बहुत लोग हैं जो डिट्रैक्टर्स हैं। तो एक अच्छी डेमोक्रेसी की साइन है, क्योंकि एक डिबेट होना, एक डिबेट चलते रहे ना, हमेशा ही अच्छा है। लेकिन एक बात तय है कि चाहे आप सपोर्ट में रहे या डिट्रैक्शन में रहे, मिस्टर मोदी ने जो जील दिखाई है, जो चेष्टा दिखाई है रिफॉर्मिस्ट एजेंडा के ऊपर, आई थिंक उस पर कोई दौर आए तो है नहीं। तो इसी को लेके हम शुरू करते हैं कि क्या बदला पिछले 9-10 साल में। सबसे पहले जो है कि हम देखेंगे तो दैट वाज द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा रिफॉर्म था जो कहने के लिए तो पहले के सरकार ने सोचा सोचा और सोचते ही रह गए, लेकिन मोदी सरकार ने उस चीज को कार्यान्वित किया। तो इसका जो है, इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो टैक्स पेयर बेस है वो दोगुना हो गया।
या फिर दुगने से भी थोड़ा ज्यादा हो गया सिंस इसको लॉन्च किया गया. So from its launch, the taxpayer base is nearly doubled and the collections have risen. तो अगर हम देखें तो जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में was an all-time high. कितना हुआ था? 1.87 lakh crore इंडियन रुपीस. मेजॉरिटी जितने लार्ज स्टेट्स हैं, बड़े राज्य, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 20% प्लस जीएसटी ग्रोथ हुआ है. जो कि एक ब्रॉड लेवल इंडिकेटर है अक्रॉस सेक्टर्स एंड स्टेट्स. और आप ये सिर्फ सोचिए कि सिर्फ मार्च महीने में 90 मिलियन ई वे बिल्स जनरेट हुए. तो जीएसटी जो था, जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मिस्टर मोदी लेके आए. दूसरा जो है वो है टेक्नोलॉजी, पेमेंट टेक्नोलॉजी. मिस्टर मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को, तकनीकीकरण को लोगों से जोड़ा, उनके वेलफेयर स्कीम्स से जोड़ा. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में यूपीआई, उसने तो इंडिया की इकोनॉमी की काया ही पलट दी. पहले हमें पता है कि पहले जो दिल्ली से 1 रुपए निकलता था, कुछ 15 पैसे लोगों को, जिनको पहुंचना चाहिए था, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते थे लोगों के जेब में, जो हकदार थे उसके. आज 100% पैसा पहुंचता है लोगों के पास. क्या कारण है? डिजिटाइजेशन. तो ये जो एक बहुत बड़े पैमाने पे, मैं दोहरा रहा हूं, बहुत बड़े पैमाने पे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मोदी सरकार ने बढ़ाया और इसको जो पैटर्नाइज किया, इसको जो सपोर्ट किया, तो वो बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कह सकते हैं. और इसकी सराहना सिर्फ भारत में ही नहीं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इवन यूनाइटेड नेशंस ने इसकी सराहना की है. जिसकी वजह से एक पूरा जिसको बोलते हैं टेक स्टैक, डिजी लॉकर वगैरह वगैरह सब अब हमको दिखते हैं. तो आज आप देखिए कि तकरीबन 1.3 बिलियन पीपल इसका फायदा उठा रहे हैं. आपने देखा ही होगा कि आज से 5 साल पहले जब आप छोटे किराने की दुकान पे जाते थे, छोटे फल के ठेले में जाते थे, पान वाले की दुकान में जाते थे, तो आपको छुट्टे लेके जाने पड़ते या फिर पैसे लेके जाने पड़ते, क्योंकि छुट्टे उसके पास होते नहीं थे. लेकिन आज ये हालत है कि आज अगर आप एक पेपर भी खरीदते हैं तो उसके पास भी यूपीआई है. अगर आप टोटो ऑटो का भी आप सर्विस लेते हैं तो उस बंदे के पास भी फोन पे, गूगल पे या फिर इसी तरह के कोई ट्रांजैक्शन पेमेंट सिस्टम है. तो सोचिए कि देश पिछले 10 साल में टेक्नोलॉजी और लोगों से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी पे कितनी कितनी आगे बढ़ गई है. इस पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने कुछ दिन पहले कहा कि इंडिया की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है, जिससे अब दूसरे देश को ये भारत से सीखना चाहिए, खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं. ये है दूसरी बड़ी एक उपलब्धि इस मोदी सरकार की. तीसरा जो है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी टेक्नोलॉजी के यूज से हुआ. तो इसमें अगर हम देखें, इसमें
जनधन, आधार, मोबाइल, इसकी एक तिकड़ी या फिर ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, उसको उस पे मोदी सरकार ने उसका पूरा फायदा उठाया और डायरेक्ट सब्सिडी जो लोगों को मिलना था वो डायरेक्ट सब्सिडी अब उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो लीकेजेस थे या फिर जो डिले होते थे पहले, वो अब नहीं होते। तो इससे फायदा क्या हुआ पूरे देश को? भारत ने 27 बिलियन डॉलर, 27 बिलियन डॉलर्स की भारत ने सेविंग की। ये सेविंग क्यों हुई? ये सेविंग इसलिए हुई क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करप्शन पार्ट हटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर आज मैं गांव में रहता हूं तो पहले मेरे पास कितने आते थे? 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसे। आज कितने आते हैं? पूरे 1 रुपए। तो ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो तीसरी बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। और आपको ये सुन के भी आश्चर्य होगा कि तकरीबन 90 लाख इस तरह के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी डे। अब आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पे। अब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ये बहुत एक बड़ा बैंकिंग रिफॉर्म है। क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई अगर बैंकरप्सी प्रोसीडिंग होता तो उसमें बहुत वक्त लगता, और ऐसा होता था कि आधे से ज्यादा केस तो 10 साल के ऊपर लगते थे। और ऐसा भी है कि 15% से ज्यादा केसेस तो 25 साल 30 साल तक खींचते थे। तो अब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया है, अब इसमें टाइमलाइन है। क्या टाइमलाइन है? कि अब इसका सहारा लेके कोई भी बैंक अपना डिफॉल्ट लोन एक टाइमलाइन के अंदर रिकवर कर पाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक के पहले इतने थे खास करके पीएसयू बैंक के, अब वो बहुत ही ज्यादा घट गए। तो ये जो रिफॉर्म्स है, जब ऐसे चीजें होती हैं तब क्या होता है? तब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो जब एक बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ताकत बढ़ती है तो इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होता रहता है। फिर जो है, अब आते हैं मेक इन इंडिया पे। मेक इन इंडिया एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, कि जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम। आपको पता ही होगा कि इंडिया में हमेशा ही सर्विसेज का बोलबाला रहा है, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा सर्विस ने कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि पहले तो ये हुआ कि हमने जो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमने अपने इकोनॉमिक स्टाइल अपनाई थी, दैट इज अ सोशलिस्टिक, कम कुछ हद तक कैपिटलिस्टिक, ओवरऑल मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन हमारा ना ही 5 ईयर प्लान सटीक बैठा, ना ही हमारे जो पीएसयूज है वो परफॉर्म कर पाए, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी तो कमी रही ही रही। फिर क्या हुआ? फिर किन्हीं हालातों में 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, लेकिन लिबरलाइजेशन से मैन्युफैक्चरिंग को कुछ फायदा नहीं।
ज्यादातर फायदा जो हुआ वो सर्विसेज को हुआ, खास करके आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इनका जो फोकस रहा है कि इट हैज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, यानी भारत को अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो इसीलिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम एक मील की पत्थर है, एक मील का पत्थर आप इसको मान के समझिए, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है इसने पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो डायग्राम है वो पूरी तरीके से चेंज कर। ऊपर से सरकार ने क्या किया, कुछ दिन पहले सरकार ने इसको और बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा की। किस लिए? ताकि ये जो सेक्टर है इसको और ज्यादा फायदा मिल सके, खास करके उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर चिप्स बनती है। तो पीएलआई स्कीम जो है, पीएलआई स्कीम लागू इसलिए की गई ताकि भारत की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस पे इंडिया को एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिल सके। और इस पीएलआई स्कीम में क्या क्या था? इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, फिर अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सबको मजबूत करना था। इसका नतीजा क्या हुआ? अब जो हमारे सामने आ रहा है कि पीएलआई स्कीम ने सिर्फ प्रोडक्शन को ही बूस्ट नहीं किया, इसने एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट किया। और कहां पे बूस्ट किया? जहां पे सबसे इसकी ज्यादा जरूरत थी और है, वो है मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज इकोसिस्टम। और जो सबसे बढ़िया बात हुई है कि जब इसको लॉन्च किया था मोदी सरकार ने 2014 में, तो काफी लोग कह रहे थे नहीं इससे क्या होगा, अभी तो चाइना हमसे बहुत आगे है। पर हम जानते हैं कि अब बहुत सारे कंपनीज जो चाइना में ऑपरेट करती हैं वो अब इंडिया की तरह या फिर इंडिया की तरफ वो आ रहे हैं। अभी जो मुझे याद आ रहा है एक है एप्पल, बाकी और भी कंपनीज आ रही हैं। तो जब से ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है इंडिया में, मैं कहूंगा कि भारत की तरफ दुनिया का रुख पलटा है। द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हैव चेंज्ड इन इंडियाज फेवर। नेक्स्ट जो पॉलिसी बहुत ही बढ़िया रहा है वो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, सीधे शब्दों में अगर समझे तो भारत में जो सामान ढोने का जो खर्चा है वो दुनिया के मुल्क मुकाबले 5% ज्यादा है, 5 से 6%। यूं सुनने में तो 5-6% बहुत ज्यादा नहीं लगते, लेकिन जब आप इसको बोलेंगे कि logistics cost is 13% of India's GDP as compared with 8% in other countries, तो ये काफी बड़ा एक नंबर बनता है। तो क्या होता है कि जब देश की लॉजिस्टिक्स पॉलिसी या फिर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स, क्योंकि लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंतर्गत ही लॉजिस्टिक कॉस्ट आता है, जब वो ज्यादा होता है तब क्या होता है कि चीजों का जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस ऑफ थिंग्स, वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, इसके आप कि सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, जब आप निर्यात करते हैं तब आप ग्लोबली कंपिटिटिव नहीं रहते। यानी आपका जो सामान है वो जब बाहर जाता है तब वो बाहर जाके compete नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है, अगर आप एक सामान 100 रुपये से बना रहे हैं, उसको अगर आपकी
लॉजिस्टिक्स में अगर उसका समझ लीजिए 13 रुपए लग गया, तो यानी आप बाहर कितना में बेचेंगे इसको, क्योंकि आपका भी तो कुछ प्रॉफिट रहेगा। समझ लीजिए 2 रुपए पकड़ते हैं कम करके, तो आप इस सामान को बेचेंगे 115 रुपए में। आपका बगल का जो देश है, समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे चीन, उसने भी 100 रुपए से कोई सामान बनाया, वो कितना में बेच रहा है? 100, उसके साथ ऐड कीजिए 7, क्योंकि 7 रुपए उसके लॉजिस्टिक्स के, और 2 रुपए उसके फायदे, तो कितना हुआ? 109 रुपए। और आप कितने में हैं? 115 रुपए में। तो आपका सामान तो जाहिर सी बात है, जब आप इसको बेचने जाएंगे तो लोग सस्ता सामान ही लेंगे। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने एक मैसिव ड्राइव चलाया। क्या था वो चीज? कि हम सड़क, रेल, पोर्ट यानी बंदरगाह और एयरपोर्ट, और जो ब्रिजेस हैं उनको हम एक साथ डेवलप करेंगे। तो ये जो पॉलिसी है, इसके अंतर्गत बहुत तेजी से पूरे देश में अब काम चल रहा है। इसको बोलते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, और ये आती है किसके अंडर? इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री। जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंडर में आती है, चाहे वो रेल हो, हाईवे हो, पोर्ट्स एंड स्टील हो। सो ये एक मैसिव मैसिव काम हो रहा है इस देश में। एम ये है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो इंडिया की है वो 2030 तक हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करें। और इसका असर अब दिखने लगा है। कैसे दिखने लगा है? अगर आप देखिए वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इंडिया अब 6 पायदान ऊपर चढ़ गया है। पहले 2018 में इंडिया का जो रैंक था वो कुछ 44 था, अब इंडिया 38 पे आ गया है। अब टारगेट ये है कि 2030 तक हम टॉप 20 या टॉप 25 कंट्रीज में पहुंचे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सबसे पहले तो आपको सस्ते दाम पे चीजें मिलेंगी। दूसरा जो है, जो आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर में भी आप compete कर पाएंगे। यानी आपका जो सामान है वो बाहर में जाके ज्यादा बिकेगा। तो ये जो था, ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जिसके बारे में मैंने आज आपसे चर्चा की। फिर हम और एक वीडियो लेके आएंगे जिसपे हम कुछ और रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, कुछ और रिफॉर्म्स, क्योंकि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं, सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स होते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो देश आज सशक्त है। और ग्लोबली अगर मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है। आपने देखा है कि जब श्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली यूएस गए, ऑस्ट्रेलिया गए, फ्रांस गए, इंग्लैंड गए, तो विकासशील जो देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी अब भारत को एक नए दृष्टि से देखने लगे हैं, जो विकसित देश हैं। तो इसका कारण यही है कि जो 2014 से जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, वो बहुत बड़े हुए हैं। आज अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री एंड जॉब्स जितना ग्रो हुआ है 2014 से लेके 2023 तक, शायद ही किसी डेकेड में इतना बड़ा ग्रोथ आया है। तो इसका कारण ये है कि ये जो सरकार है, ये सरकार ने पूरी तरीके से एक इकोनॉमिक एजेंडा चलाया है, विच इज बेस्ड ऑन रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। और इसमें पहले के जो लोग थे वो कहते थे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन आए, जो भी आए,
लेकिन जॉब के ग्रोथ के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं, जिसमें इतनी सारी उपलब्धि है इस सरकार की, दुनिया की सबसे बड़ी एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक इसी सरकार के कार्यकाल में हम सबको दिखाई दिया। क्या था वो? कोविड-19। जी हाँ, कोविड-19। कोविड-19 से हर देश पे बहुत बुरा असर पड़ा। विकसित देश, डेवलपिंग कंट्रीज, सब पे। पुअर कंट्रीज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा जिसने इतने बड़े देश होने के बावजूद सबसे पहले तो अपने सिटीजन का हेल्थ को बहुत बढ़िया तरीके से डील किया। कुछ लोग मुझे कभी कभी हंसी भी आती है कि कुछ लोग इसको कंपेयर कर रहे थे न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। अरे भैया, देश की देश का एरिया तो कम से कम देख लो, पॉपुलेशन कम से कम देख लो। इंडिया जैसे देश में, और ये भी है कि कुछ लोग इसको बोल रहे थे कि फ्रांस के साथ जुड़ रहे थे, यूएस के साथ जुड़ रहे थे। लेकिन फाइनली क्या हुआ? भारत कोविड के बाद सशक्त सिर्फ नहीं उभरा, उसने अपने सारे सिटीजन्स को डबल वैक्सीन की डोज मुहैया कराई। तो द गवर्नमेंट took its initiative both on the health front of for its citizens, always, and also on the economic front. तो ये जो आकलन है, इस आकलन से हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमी वाइज द गवर्नमेंट हैज टेकन सम रिफॉर्मेटिव स्टेप्स। और ये जो रिफॉर्मेटिव स्टेप्स इस गवर्नमेंट ने लिए हैं, ये आगे जाके भी मील का पत्थर साबित होंगे। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस सरकार ने किए हैं, इसके दूरगामी परिणाम है। क्योंकि ये इंडस्ट्री से रिलेट करता है, ये जॉब के साथ रिलेट करता है, आपके स्किल डेवलपमेंट के साथ रिलेट करता है, आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो सेंटर्स है वो डिमांड में है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो लास्ट 10 साल इस गवर्नमेंट ने काम किया है, द करंट गवर्नमेंट, आई थिंक इकोनॉमी के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा रिफॉर्मेटिव सिस्टम इस देश में लाया गया। एंड अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, जॉब सेक्टर की बात करूं, आई थिंक एक बहुत डिसेंट ग्रोथ हमको देखने को मिला, इसके बावजूद कि कोविड-19 का इतना बड़ा लहर पूरी दुनिया में था और हमने भी उसको झेला है। लेकिन सरकार ने जो भी स्टेप्स लिए वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है और उनको तारीफ मिलनी भी चाहिए। एंड खास करके जो कोविड-19 के टाइम पे जो सपोर्ट खास करके किसानों को मिला, गरीबों को मिला विद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आई थिंक वो दुनिया की सबसे बड़े वेलफेयर प्रोग्राम्स और वेलफेयर स्कीम्स में से एक था। एंड जहां तक मैंने देखा है या फिर मैंने सर्च किया, आई थिंक इतना बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम तो यूएस, यूके में भी मेरे को दिखाई नहीं दिया। और हमको और भी एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जितने सारे रिफॉर्म्स इस सरकार ने किए हैं, ये और भी क्रेडिटेबल इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में किए गए जहां पे टेक्नोलॉजी की कमी थी, लेकिन इस सरकार ने टेक्नोलॉजी पे भी काम किया। सो अब जो मैं आपको बता ही रहा था कि यूपीआई सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, तो सरकार ने सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो
इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट ने 3 बड़े एरियाज पे काम किए। क्या था वो? एक था जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और तीसरा डिजिटल रिफॉर्म्स। और इसका जो फायदा है, इसका फायदा हर एक आम आदमी को मिला है, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर चाहे वो किराने का दुकान ही क्यों न चला। ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटा, लोगों की जिंदगी आसान हुई, और ट्रांसपेरेंसी, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी में भारत काफी पायदान आगे निकल गया। और पूरे विश्व में जो भी उथल पुथल हम देख रहे हैं, भारत में उसका कोई भी असर नहीं दिखता। कारण यह है कि भारत ने वक्त से पहले प्रोएक्टिवली ये सारे इकोनॉमिक स्टेप्स या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत ने इंप्लीमेंट कर लिए थे। तो उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है। आपके कुछ राय हैं, कमेंट है, सुझाव है, आप हमें जरूर लिखिए। आप जो भी हमको लिखते हैं उससे हमारा भी ज्ञान जो है वो बढ़ता है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सजेशन है, आपके पास भी कोई सोच है, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। हम किसी और एक वीडियो में, जैसे कि मैंने कहा कि हम और एक वीडियो में हम कुछ और रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल, जो भी रिफॉर्म्स हैं, ताकि 2024 इलेक्शन से पहले हम इस सरकार को एक ओवरऑल आकलन कर सके, एक ओवरऑल एनालिसिस कर सके इस सरकार की, जो मौजूदा सरकार सेंटर में है। तो उम्मीद है कि प्रोग्राम आज आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले मुलाकात तक नमस्ते, जय हिंद।